आप किस तरह से शुरू करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आप किस तरह से खत्म करते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और ये दोनों टीमों पे अगर नजर डालेंगे ना, सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स, इन पे ये बराबर लागू होती है। कमाल की शुरुआत की थी दिल्ली कैपिटल्स ने, 4 मैच में 8 पॉइंट पे पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद 6 मैच में क्या हुआ, सिर्फ 2 मैचेस जीते और उसके बाद 12 पे पहुंचे। वहीं पे सनराइजर्स हैदराबाद ने पहली मैच में कमाल का बड़ा स्कोर अर्जित कर दिया था शुरुआत में, और उसके बाद वो बड़ा स्कोर ठीक से कर ही नहीं पाए और सवालिया निशान उठे उनके अप्रोच पे। तो चीजें दोनों के लिए बहुत ज्यादा खराब है। तो असली बात यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद क्या अपना मोमेंटम लेके अच्छा सीजन खत्म करेगी। उनके लिए लगभग 14 पॉइंट पे पहुंचना वहां पे पॉसिबल है, हर मैच जीते, लेकिन क्वालिफाई होना पॉसिबल नहीं है अनलेस रन रेट की बहुत ज्यादा बार आ गई, आउटसाइड चांस है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभी भी पाने के लिए बहुत कुछ है, क्वालिफिकेशन है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। अगर हर मैचेस यहां से जीते, 4 मैचेस में अगर जीत गए ना चारों चार, तो 20 पे पहुंच सकते हैं। किस तरह से वापसी करेंगे, चलिए बात करेंगे। देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ना सबसे बड़ी जो इशू रही है वो ऑक्शन टेबल पे जब उन्होंने ईशान किशन को लिया था ना, वहां पे 3 लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आ गए थे, क्योंकि ईशान किशन को आप नीचे तो बैटिंग नहीं करा सकते, उसको ऊपर ही बैटिंग कराना है। अब जब वो ऊपर ही बैटिंग करते हैं तो इसका मतलब मिडिल ओवर्स में ना क्लासन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। और टॉप 3 अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और तीनों का खेलने का अंदाज एक जैसा है, स्पिन को तकलीफ होती है ट्रेविस हेड को, स्पिन को तकलीफ होती है ईशान किशन को, स्ट्रेट अगर खेले और अच्छा स्पिनर आया तो फिर अभिषेक शर्मा को भी फंसाया जा सकता है। जब ऐसे मोल के, एक ही मोल के खिलाड़ी रहते हैं ना, तो सामने वाली टीम को प्लानिंग करने में आसानी होती है। सक्सेस होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं सामने बैठा हूं, मैं प्लानिंग कर रहा हूं और मेरे लिए आसानी है प्लानिंग करना, तो फिर मैं ऑलरेडी दूसरी टीम से थोड़ा आगे चल रहा हूं। तो वहां पे एक दिक्कत हो गई। उसके बाद चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला नहीं चलना, चाहे मोहम्मद शामी की गेंदबाजी जिन पे बहुत ज्यादा भरोसा जताया था वो ना चलना, लेकिन अभी जहां पे खड़े हुए ना, एक तो अभी आज का मैच खेलेंगे दिल्ली के सामने, फिर इनका जो मुकाबला है वो केकेआर के सामने, आरसीबी के सामने और एलएसजी के सामने। देखिए, ये सारी तगड़ी टीम है, सभी तगड़ी टीमें होती है ना, हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको आने वाले साल के लिए कौन से प्लेयर रिटेन करने, क्या क्या आपकी तकलीफें थी, तो उस सब चीजों के लिए सनराइज हैदराबाद को खेलना पड़ेगा। चलिए 3-4 खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं सनराइज हैदराबाद। सबसे पहले बात करेंगे अभिषेक और ट्रेविस हेड। ये दोनों जिस तरह से पिछले साल खेल रहे थे, एग्रेशन के साथ खेल रहे थे, कंसिस्टेंट रन बना रहे थे, इस साल हुआ क्या है कि एक ही शतकीय साझेदारी आई है और एक ही अर्धशतकीय साझेदारी आई है। सीजन लगभग खत्म होने वाला है। अगर आपको मेन प्लेयर जो है, आपने जिनको रिटेन किया, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा तो आपके रिजल्ट पे सीधा सीधा असर आएगा। वो पॉइंट्स टेबल पे नजर आ रहा है सनराइज हैदराबाद के लिए। अब वो अप्रोच की बात आ गई ना कि अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते तो क्या ट्रेविस हेड उसी अंदाज से उनको खेलना है, या ट्रेविस हेड आउट होते तो फिर अभिषेक शर्मा किस अंदाज में खेलेंगे। क्योंकि नीचे जो बल्लेबाज आने वाले उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों पे सवालिया निशान, चाहे वो ईशान किशन की कंसिस्टेंसी हो, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला नहीं चलना हो, और मिडिल ओवर्स में गेम को चलाने वाला कोई बल्लेबाज ना होना, ये दिक्कत का सामना उन्होंने किया ही किया है। अब जो आगे वाली ये जो मैच बची है 4, उसमें अप्रोच पे अगर तवज्जो देंगे, जो मैं दोबारा बात कर रहा हूं, उनके लिए फिर आने वाले वक्त में ना किस अप्रोच से खेलना ये बड़ा जरूरी होगा। पैट कमिंस का सीधा मानना है कि भाई मैं मेरे खिलाड़ियों को एग्रेशन से ही खेलने की बात करता हूं। उसमें से 3-4 मैच अगर उन्होंने जिता दी, उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन ओवरऑल आपको टीम के बारे में भी सोचना है कि टीम का एक अगर अंदाजा रहेगा कि हमें एग्रेशन के साथ खेलना है, लेकिन सभी कोई तो एग्रेशन के साथ नहीं खेल सकता ना। ग्रिप वाली पिच दे दो हैदराबाद के सामने, क्या वो खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं। आप अगर क्वालिटी की बात करें, मुंबई इंडियंस सभी एग्रेशन के साथ खेल सकते हैं, लेकिन वो भी तो टाइम लेते हैं ना। राजस्थान रॉयल्स के सामने रोहित शर्मा तेज खेल सकते हैं, लेकिन शुरू में टाइम लिया ना। वहीं पे आप आरसीबी की भी बात करें, क्यों नहीं खेल सकते सारे? विराट कोहली 100 की स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं, 187 की स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आप लगाने जाओगे ना छक्के या चौके, तो फिर स्पेशली ग्रिपिंग पिच पे आपको दिक्कत होगी। उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अब क्लासन की बात करते हैं। लास्ट के 2 सीजन से ना 170 का स्ट्राइक रेट रहा है क्लासन का, लेकिन इस सीजन स्ट्राइक रेट 150 पे आ गया है और औसत भी कम हो चुका है। जितनी आपको उम्मीद है, 300 रन तो इस सीजन भी बना दिए, लेकिन हाईएस्ट पेड प्लेयर है, 23 करोड़ उन्हें दिए हैं हाईएस्ट पेड। अब हाईएस्ट पेड में उनकी तमन्ना कप्तानी की भी हो सकती है, उनकी तमन्ना सबसे ऊपर रहने की भी हो सकती है, और क्वालिटी प्लेयर है भी। एक चीज पे उनको काम करना पड़ेगा, सारी टीमें उन्हें टारगेट कर रही है, जब वो गेट गोइंग कर रहे हैं तो ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर वन डाल रहे हैं, ये चीज पे काम करना पड़ेगा। अब ये चीज पे कैसे काम कर सकते हैं? हाथ जो उनका है हिप से अगर पास में रहेगा ना, तो स्टंप की गेंदें बहुत अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उनका हाथ बहुत पास में रहता है। क्या या तो ऑफ स्टंप के बाहर आ सकते हैं, जो उनको करना चाहिए, जो सबसे आसान काम है, या फिर
प्रैक्टिस करके अपने हाथ को हिप से थोड़ा दूर ले जाके वो ऑफ स्टंप की गेंद, क्योंकि रीच बढ़ जाएगा ना। अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर मेरा हाथ यहाँ पे जा रहा है और मैं फिर हाथ दूर लेके जा रहा हूँ, मेरे लिए आसान है, लेकिन मेरा हाथ बहुत पास में रहेगा तो मैं स्टंप की बॉल बहुत अच्छा खेलूंगा। ऑफ स्टंप के बाहर मेरे को थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी, जो दिक्कत हो रही है क्लासन को। बात करते हैं आप मोहम्मद शामी की। देखिए अहमदाबाद में जब जब खेले ना, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहां की पिच उनको बड़ी सूट करती थी। हैदराबाद में वो पिच पे ना उतनी मदद भी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर, खास करके इंजरी के बाद उस तरह से रिदम में नहीं आए और इफेक्ट भी पड़ा है। हैदराबाद के रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आपने मोहम्मद शामी को सीनियर खिलाड़ी को इस वजह से लिया था, नई गेंद से ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, लेकिन वो काम चला नहीं है। यहां से मोहम्मद शामी आगे क्या करें? मुझे लगता है, देखिए जब वो अच्छे भागे ना, एक वक्त था बहुत साल पहले जब वो अच्छे भागते नहीं थे तो उन्हें दिक्कत होती थी गेंदबाजी में। जैसे ही फिटनेस पे काम किया, जैसे ही अच्छा भागने लगे, फार्म हाउस बनाया, फार्म हाउस पे रनिंग, फिटनेस सब कुछ किया, अपनी फिटनेस को बेहतर किया, एक अलग लेवल पे अपने क्रिकेट को लेके गए। मुझे लग रहा है कि उनकी फिटनेस ठीक हो जाएगी, अच्छे से भागने लगेंगे दोबारा, चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। अब उसके लिए उन्हें रेस्ट करना है, उसके लिए उन्हें थोड़ा ब्रेक में काम करना है, वो सब करे। अब चाहे आगे जाके ये जो बाकी मैचेस बचे वो खेले या ना खेले, लेकिन मैं तो आगे देख रहा हूँ इंग्लैंड टूर के लिए ना मोहम्मद शामी टॉप क्वालिटी फिटनेस में रहना ये बड़ा जरूरी है। प्लेइंग 12 पे नजर डालते, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड। अप्रोच क्या रहेगा? मेरी नजर उस पर रहेगी। ईशान किशन, कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना होगा। नीतीश कुमार रेड्डी, क्लैरिटी बड़ा जरूरी है उनके जहन में। अनिकेत वर्मा, हेनरी क्लासन। हेनरी क्लासन को मैच खत्म करना, लंबी पारी खेलना, बीच में और आखिर तक आके गेम को चलाना, यह बड़ा जरूरी है हैदराबाद के लिए। पैट कमिंस, कमिंग टू मेंडिस, पैट कमिंस से पहले आएंगे। जयदेव उन्नतकर, जीशान अंसारी, हर्षल पटेल, और एक जो गेंदबाज है उस पर बात करेंगे। सिमरजीत सिंह को लेके आ सकते हैं मोहम्मद शामी की जगह पे। अगर मोहम्मद शामी नहीं खेल रहे हो, उनकी उस तरह से पूरी फिटनेस खुद को नहीं लग रही है, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी है ना। अब हैदराबाद क्या सोच रही है? क्योंकि अगर वो खेल रहे हैं तो उनकी फिटनेस और उनकी 4 ओवर पूरी होना बड़ा जरूरी है हैदराबाद के लिए। दिल्ली कैपिटल्स, देखिए शुरुआत में ना 4 मैच में 8 पॉइंट पे पहुंच गए थे, उसके बाद ना अभी 12 पॉइंट पे ये 10 मैच के बाद, मतलब जो आखिरी की 6 मैचेस है उसमें सिर्फ 2 बार ही जीते, और उसमें से भी एक बार तो सुपर ओवर में जीते थे, फिर एलएसजी के सामने एक मैच जीते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं, स्पेशली हाफ स्टेज के बाद। मुझे लग रहा है ये इसलिए भी हो रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंसी है केएल राहुल के ऊपर, और शुरुआत में ना विकेट जल्दी गिरा रहे। फ्रेजर मैकगर्क जब बैटिंग कर रहे थे वो तो वॉकिंग विकेट थे, फॉर्म में बिल्कुल भी थे नहीं, वहां पे भी दिक्कत आ रही थी। फाफ डुप्लेसी आए, फिर वापस इंजर्ड हुए, फिर वापस आए, उतना अच्छा फॉर्म लेके नहीं आए जितनी उनसे उम्मीद है। बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन वहां पे भी दिक्कत आई। और उसके बाद जब केएल राहुल डगआउट में चले जाते, आउट हो जाते, तो फिर दिक्कत आती है। दिक्कत कैसे आती है? हमने देखा था मुंबई के सामने, आखिर में 16 गेंदों में 26 रन चाहिए थे। आप चेजिंग टीम है, आप उम्मीद करते कि आप जीत जाओगे, लेकिन हार गए। केएल राहुल नहीं थे वहां पे क्रीज में, आउट हो गए थे जल्दी, स्वीप मारने गए थे, करण शर्मा को आउट हुए थे। उसके बाद एक और मैच में केकेआर के सामने ऐसा हुआ, 40 गेंदों में लगभग 68-69 रन चाहिए थे। वो भी मैच आपको जीतना चाहिए, आप हार गए, लेकिन क्रीज पे कौन नहीं था? केएल राहुल नहीं था, डगआउट में बैठे हुए थे। तो केएल राहुल जब जब डगआउट में नहीं, क्रीज में हो, तो मैच जीत जाते। आरसीबी के सामने हमने देखा था कितनी आसानी से बेंगलुरु में जाके वो झंडा गाड़ा था कि भाई ये मेरा मैदान है, मैं मैच जिताता हूं, और ये लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन अगर वो आउट हो जाएंगे तो फिर वो काम कौन करेगा? करुण नायर का भी तो बल्ला सिर्फ एक मैच में चला है। हम इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे उनकी बल्लेबाजी को लेकर, मैं खुद बहुत इमोशनल हो गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी दिक्कत आई है करुण नायर को। परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं है, कंसिस्टेंट बिल्कुल तो नहीं है, और रन भी नहीं आ रहा है। उसके बाद वो जब हर्षद की पारी आई थी, ऐसा लग रहा था शतक जड़ जाएंगे, लेकिन कमाल की वो गेंद थी सैटनर के जो मुंबई के सामने। उसके बाद जब आउट हो रहे तो एक पैटर्न नजर आ रहा है, जो भी गेंदबाज है जिनके पास या तो स्विंग है और बहुत ज्यादा पेस नहीं है, तो दिक्कत आ रही है। क्योंकि करुण नायर ना टाइमिंग वाला खिलाड़ी है, वो एंड्रे रसेल, वो जो वेस्ट इंडियन खिलाड़ी हमने रोमारियो शेफर्ड देखा, वैसा ताकतवर खिलाड़ी नहीं है, उसको पेस चाहिए। पेस है तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन किसी किसी आउट हो रहे हैं। वैभव अरोड़ा बहुत ज्यादा पेस नहीं है, स्विंग कराते, यॉर्कर में आउट किया था। यश दयाल, उनके पास स्लोअर वन है और बहुत ज्यादा पेस नहीं है, उनको भी आउट हुए थे। माकरम को भी आउट हुए थे, माकरम तो स्पिनर है। तो जिनके पास या तो पेस नहीं है या तो स्पिन है, तो फिर करुण नायर को दिक्कत हो रही है। अब करुण नायर इससे बाहर कैसे निकले? लंबी पारी खेलने के बारे में सोचते रहे। मुझे लग रहा है इनका एम ऐसा होना चाहिए कि अक्षर पटेल आते, वो पहली बार 160 की स्ट्राइक रेट से अपने आईपीएल करियर में खेल रहे हैं, मतलब टॉप फॉर्म में खेल रहे हैं। उनके बारे में बात करेंगे, तारीफ भी करेंगे उनकी। केएल राहुल वो गेयर बदल सकते हैं, फाफ डुप्लेसी गेयर बदल सकते हैं, अभिषेक पोरेल गेयर बदल सकते हैं। तो करुण नायर अगर ये एम करे कि भाई मैं विराट कोहली वाला फॉर्म, विराट कोहली वाला माइंडसेट लेके आऊंगा, जो मुश्किल काम है, लेकिन वो कर सकते हैं क्योंकि टाइमिंग वाला प्लेयर है, कि 10-15 ओवर कम से कम खेलें, उनके इर्द गिर्द सारे बल्लेबाज खेले, तो फिर दिल्ली के लिए आसान होगा काम। अक्षर पटेल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट,
अपने आईपीएल करियर में कभी भी 160 का स्ट्राइक रेट नहीं रहा है। अब ये कप्तान आ रहा है, आते जब जब सिचुएशन ऐसी आती कि मुझे पहले बॉल से बड़े शॉट लगाने, जडेजा के सामने डाला था, एक पहले ही गेंद डाली, बाहर मारी थी वो गेंद आते ही। तो बेसिकली जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रहे हो, कह रहे हैं कि यार मैं कप्तान हूं लेकिन मुझे वो काम करना पड़ेगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। बैटिंग में तो कर रहे, गेंदबाजी में भी कई मैचेस में हमने देखा पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे, 3-3 4-4 ओवर वो पहले ही खत्म कर रहे, जबकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होते तो भी गेंदबाजी करते। खाली पिछले मैच में ऐसा लगा कि पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते थे। केकेआर के सामने जरूर सुनील नारायण थे, लेकिन उनके पास वो अंडरकट है ना, वो जो गेंद सीम के पेट पे पड़ती है, सीम पे नहीं गिरती है, लेदर पे गिरती है, तो वो बाहर जाती है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने। सुनील नारायण के सामने वो प्लान कर सकते थे, लेकिन वो किया नहीं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी कप्तानी, इनकी बल्लेबाजी, इनकी गेंदबाजी, हालांकि पिछले मैच में इंजर्ड भी थे, उसके बावजूद वो शॉट लगाए जा रहे थे और हिम्मत दिखाए जा रहे थे। इसी वजह से उनकी तारीफ होना बेहद जरूरी है। विपराज निगम भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी ना आखिर में आके भी गेंदबाजी कर रहा है। ये बड़ी बात है ना। पिछले मैच में आखिर में 2 ओवर डाली, सिर्फ 14 रन दिए, वहां पे विकेट निकालने का भी दमखम रखता है। तो और थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है दिल्ली कैपिटल्स का। सो एक यंग लड़का आके अपना ये काम कर रहा है तो बहुत पॉजिटिव है। अब देखिए पिछला मैच दिल्ली हारी जरूर, ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से गेम में बाहर हो गई थी, फाइट तो कर रही थी ना, लेकिन वो फिनिश अच्छा करने की जरूरत थी। प्लेइंग 12 पे नजर डालते अभिषेक पोरल, फाफ डुप्लेसी और अभिषेक पोरल स्टार्ट देना बेहद जरूरी। करुण नायर नंबर 3 पे आते, उनको लंबी पारी खेलना, स्ट्राइक रेट तो बाद में हो जाएगा, लंबी पारी खेलना बड़ा जरूरी है ताकि बाकी बल्लेबाज इर्द गिर्द अच्छे से खेल सके। केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, ये भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। विपराज निगम, आशुतोष शर्मा। देखिए आशुतोष शर्मा के सामने इनटू द पिच जब गेंदबाजी होती है, स्पिन का सामना जब होता है तो दिक्कत में आते हैं, उनको वो चीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी दिल्ली कैपिटल्स को। उसके बाद मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, दुष्मंता चमीरा। तो ये तो हो गई सब गेंदबाजों की बात। अब नटराजन की जगह कब बनाएंगे? नटराजन की जगह बनाओ, मैं बार बार कहता गया और दिल्ली वो बात मान ही नहीं रही है। फर्क पड़ जाएगा, जरूरत है उनकी। अब वो मुकेश कुमार को आप बैक कर रहे हैं तो बैक करते रहिए, लेकिन नटराजन की जगह मेरे हिसाब से तो बननी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? एक छोटा सा ट्रिविया, फाफ डुप्लेसी को ना स्टेप आउट करके फास्ट बॉलर को डाउन द ग्राउंड खेलने में बड़ा मजा आता है। T20 क्रिकेट में लास्ट के 5 साल में 44 चौके लगाए ये शॉट खेलते हुए। तो क्या विकेट कीपर ऊपर कर सकते फास्ट बॉलर को? क्या उनके पैरों पे, जब आप फास्ट बॉलर हो तो उनके पैरों पे वो नजर डालेंगे भाई ये स्टेप आउट हुआ, तो फिर उसमें लेंथ में बदलाव करे या वेरिएशन करे या सीधा यॉर्कर की तरफ जाए, ये सोच सकते हैं। ये आंकड़ा आपको अच्छा लगा ना? मैचअप पे आते हैं। मिचेल स्टार्क बनाम ट्रेविस हेड, अलग अलग फॉर्मेट को अगर मिला देना तो 6 बार आउट किया मिचेल स्टार्क ने ट्रेविस हेड को। और आईपीएल की बात करें तो 2 बार सामना हुआ है, दोनों बार आउट किया है। यहां पे भी वो स्टंप को टारगेट करेंगे, वो कोशिश करते हैं ना गेंद इतनी जोर से आगे डाले, अगर बाहर निकल गई तो भी दिक्कत, अंदर आ गई तो भी दिक्कत। और बल्ला क्योंकि एकदम आड़ा आता है, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो फिर स्टंप को टारगेट करना एकदम सही प्लान रहता है मिचेल स्टार्क का, क्योंकि लेफ्ट हैंड गेंदबाज है ना। तो ये एक मैचअप जबरदस्त रहेगा। दूसरा मैचअप रहेगा अक्षर पटेल बनाम हेनरी क्लासन। देखिए 180 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, बराबर पिटाई की है अक्षर पटेल की, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा अक्षर पटेल से, अगर उनका सामना हो जाता है तो अंडरकट गेंदबाजी करे, लेकिन थोड़ा जोर से, आर्म बॉल जिसे कहते हैं, आर्म बॉल डाले और टक करके वो मिडिल लेग स्टंप को टारगेट करे, थोड़ा बैकफुट पे खिलाने की कोशिश करवाए, क्योंकि बैकफुट पे क्या करते हैं, सामने जाते हैं, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की जाने मारने की कोशिश करते, वहां पे गैप बन सकता है। साई किशोर ने किया था, वैसा ही कुछ काम अक्षर पटेल बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, फाफ डुप्लेसी के सामने हर्षल पटेल, जैसे ही 2-3 ओवर निकल जाए, हर्षल पटेल को तुरंत पावर प्ले में लेके आई है। जानता हूं कि उनका काम बाद में हर्षल पटेल का, लेकिन फाफ डुप्लेसी के सामने आंकड़े बड़े जबरदस्त है। सिर्फ 72 का स्ट्राइक रेट है और आउट भी किया है फाफ डुप्लेसी को हर्षल पटेल ने। वो स्लोअर वन की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेप आउट करते उन्हें पेस पसंद है, एक ही तरीके से गेंदबाजी करो तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। इनके पास वेरिएशन है और आगे वाली गेंद थोड़ी लूप होती है, वैसा काम किया, जल्दी लेके आए हर्षल पटेल, दोबारा उनको आउट कर सकते हैं। केएल राहुल बनाम कोई भी आप स्पिनर, उनको तुरंत ही लेके आइए और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए केएल राहुल ना स्पिन का ही सामना करें। अगर हैदराबाद को अच्छी गेम में मिडिल ओवर्स में पकड़नी है ना गेम को, तो फिर स्पिनर का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। खैर वो ज्यादातर एक ही स्पिनर के साथ खेलते हैं, कमिंडो मेंडिस होते हैं, ईशान अंसारी खेले हैं, राहुल चहर का उतना फॉर्म देखने को मिला नहीं है, लेकिन अगर दोनों छोर से आप स्पिनर को लगा देंगे ना केएल राहुल के सामने, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये मैचअप मैं जरूर देखना चाहूंगा। देखिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा निर्भर है कि मिचेल स्टार्क का मैचअप दोनों ओपनर के सामने किस तरह से चलता है। वो अगर निकल गया ना तो फिर हैदराबाद को फायदा होगा, वरना दिल्ली दुरुस्त रहेगी।